हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक in respiratory system is exchange of gases. That one is an important topic. Okay, so exchange of gases, the primary site of exchange of gases is alveoli. Actual में gases का exchange कहाँ से शुरू होता है बच्चों? That is from alveoli. So first we write down first line, that is exchange of primary site of exchange of gases are alveoli. ये क्वेश्चन आ चुका है आपके नीट के एग्जाम में. ओके, सो प्राइमरी साइट्स आर alveoli. यस, अब आप देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? दैट इज वाया प्रोसेस विच इज नोन एज डिफ्यूजर. क्लियर? So, exchange of gases take place through which process? That is diffusion process. Okay. अब आप देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किसके बीच में हो रहा है? ब्लड और टिश्यू के बीच में. ठीक है ना? तो टिश्यू यहां पर क्या है? एल्वुलाई. प्रोसेस कौन सा चल रहा है? डिफ्यूजन. ठीक है ना? और किसके थ्रू होगा? दैट इज थ्रू ब्लड. ठीक है ना? इस तरह का रेस्पिरेशन जिसके अंदर एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा और वो भी लंग्स के अंदर, दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्लियर? सो फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फर्स्ट ये प्रोसेस कहां होगा? दैट इज इन टिश्यू, दैट इज द लंग्स. सो नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन alveoli एंड ब्लड. इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों उसको? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. व्हाट वी कॉल्ड? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब आप देखिए ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? भाई प्रोसेस चल रहा है डिफ्यूजन. नाउ डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैसेस. ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन है, उसी कंसंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रेशर. ठीक है ना? अब हम जब बात करेंगे पार्शियल प्रेशर की तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कह रही हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कौन से प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा? पहले हम उन प्रोसेस को ले लेते हैं फिर अपन आगे चलते हैं. यस, नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. प्रोसेस डिफ्यूजन का है ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन कौन से उससे डिपेंड करेगा? नंबर वन जो डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस. आप उसको प्रेशर ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं. डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं बच्चों? दैट इज प्रेशर ऑफ गैसेस. क्लियर? हाँ जी. तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारा डिफ्यूजन का क्या होगा? ये वाला. सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अब आप देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की. तो जैसे ही आप जो है क्या कहते हैं एयर आएगी ब्लड के कांटेक्ट के अंदर, ठीक है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन चलेगा. ये वाला प्रोसेस, ये एल्वुलाई है और एल्वुलाई के बाहर जो है कैपिलरी. ठीक है ना? तो यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर से क्या है? इसमें से जब आ रही है ऑक्सीजन रिच होगी और यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये किसके साथ जुड़ी हुई होगी? हीमोग्लोबिन के साथ में. ठीक है ना? यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? एंटर करेगी किसके अंदर? आपकी कैपिलरीज में. अब आप देखिए सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है?
सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर अपन तीनों गैसेस लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना कि 20 to 25% मोर सॉल्युबिलिटी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल गैस इन ब्लड, ठीक है ना, प्लाज्मा के अंदर, इन ब्लड कह दो आप, इन वाटर कह दो उसको, हाईली सॉल्युबल गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो CO2 क्या करेगा यहाँ पर? हीमोग्लोबिन तो अलग है, हीमोग्लोबिन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखता है उसके साथ में कंबाइन करता है, तो हीमोग्लोबिन अब जो होगा वो यहाँ से इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा किसको? CO2 को। तो जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच में ब्रेक हो जाएगी और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कंबाइन, और यहां से CO2 वापस क्या हो रही है? ऊपर जा रही है। तो अब आप देखिए ये जो थिकनेस है एल्विलाई की, वो भी इसमें क्या करती है? अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सेकंड मेजर इवेंट जो अपन लेंगे दैट इज solubility of gases. Second is solubility of gases. And CO2, carbon dioxide, is 20 to 25 times more soluble in water or plasma than oxygen. इसमें आप देख सकते हो CO2 is 20 to 25 times more soluble इन प्लाज्मा। हम यहाँ पर प्लाज्मा भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी तो प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, यू नो दिस थिंग। CO2 is 20 to 25% more soluble in plasma as compared to, हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? as compared to that is ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन और CO2 की बात करेंगे, हम नाइट्रोजन की बात नहीं करेंगे। नाइट्रोजन का कंपोजिशन क्या है? सबसे ज्यादा 78% क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। लेकिन फिर भी हम नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्युबल ही नहीं है, बहुत 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 कम, ठीक है ना, आप कह सकते हो नील के बराबर है, इनर्ट गैस है एक तो, ठीक है ना। और सबसे लेस सॉल्युबल जो है वो कौन होगी? नाइट्रोजन, या आप कह सकते हो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यस, तो अब आप देखिए सेकंड जो था क्राइटेरिया कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे। थर्ड अपन लेंगे थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और थिकनेस आपको मालूम है किसकी कितनी होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की? दैट इज लेस देन 1 mm, 5 माइक्रोन के लगभग हो सकती है। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि जितनी थिन होगी मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा अच्छा क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो कितना है ये? दैट इज, आप देख लीजिए, लेस देन 1 mm, ओके। तो 1 मिलीमीटर से भी कम है, हम इसको 0.5 माइक्रोन कह सकते हैं, और 0.5 माइक्रोन। एनसीईआरटी 1 mm की बात कर रही है, इसलिए आप भी 1 mm की ही बात करेंगे, ओके। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन वाला प्रोसेस। अब आप देखिए इतनी सारी गैसेस हैं, अगर मुझे इंडिविजुअल प्रेशर निकालना हो किसी गैस का, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक है, और दूसरी पॉइजनस गैसेस भी हैं और नॉन पॉइजनस गैसेस भी हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसेस है। लेकिन मेजर तौर पर, मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहना चाहें तो दैट इज 3 गैसेस जो है आपके एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर हर इंडिविजुअल गैस, एक एक गैस अपना एक प्रेशर बना रही है, किसके अंदर? एयर के अंदर। दैट प्रेशर इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर, ओके। सो नेक्स्ट अपन क्या लेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस। एक ही जोड़े, आप सिर्फ एक को मेजर करोगे उस समय। इंडिविजुअल गैस इन एयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों इसको? दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे हम उसको? कॉल पार्शियल प्रेशर। तो अब हम सबका पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन गैस कितना प्रेशर जो है एक्सर्ट कर रही है, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इसको टेबल फॉर्म में कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो ये पहला अपन लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, फिर अपन ले लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अपन ले लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज टोटली क्या कहते हैं इनर्ट एज वेल एज इनसॉल्युबल गैस, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका पार्शियल प्रेशर तो देख ही लेते हैं। अच्छा बेटा बताओ एयर के अंदर कितना कंपोजिशन होता है, अपने ऑक्सीजन का कितना अमाउंट जो है प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, दैट इज 21%। कितना है 21%। CO2 का कितना कंपोजिशन है 0.04%। पहली पुरानी बुक से उसमें 0.3 लिख रखा है, लेकिन अब CO2 इंक्रीज हो चुकी है, दैट इज 0.04। तो 0.01% जो इंक्रीज हुआ है आपको पता होना चाहिए 0.04%। यस, नाइट्रोजन इज 78.6%। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, तीनों क्या है परसेंटेज। अब हम इससे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर। तो देखो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले परसेंटेज तो आपको दे ही रखा है, ठीक है ना, तो परसेंटेज को 21/100 इंटू 760, ठीक है ना, उसी तरह से इसको 04/100 इंटू 760। तो भाई ये 760 क्या है, ये 760 है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही अपन इसको भी ले लेते हैं 78/100 इंटू 760। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनके पार्शियल प्रेशर को जो है लिखेंगे। देखो ऐसा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर तो आपको याद ही कर लेना, अगर आप डिवाइड कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा बेटा 159, और पार्शियल प्रेशर अपन किस में लेते हैं mmHg, mmHg, ठीक है ना। यस, अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, दैट इज 0.04% है इसकी, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा 0.3 mmHg। ओके, अब आपका कौन बच गया है, दैट इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा बेटा 597 mmHg। तो आपका पार्शियल प्रेशर तीनों का एयर के अंदर कितना प्रेजेंट होगा उसका एक रफ आइडिया आपके पास में है, दैट इज 159 mmHg। तो क्या है अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.3 mmHg। ओके, तो अब ये तीनों जो है गैसेस, अब इन गैसेस का हम एक बार क्या ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर, कहां पर कितना कितना रहेगा और कैसे वो एक्सचेंज होगा उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आसानी रह जाएगी आपको याद करने के अंदर भी। ठीक है, तो हम ऊपर वाली 4 लाइनों को कर देते हैं साफ। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब आप देखिए, आप अब क्या बनाओगे, यहाँ पर एक टेबल बनाओगे। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है ना। अब हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन इनर्ट है, इनसॉल्युबल और वेरी लेस और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी ले रहे हैं आप लोग, जो एनसीईआरटी ने ली है वही लेंगे अपन, दैट वाज द सिलेबस मेकर, दैट इज सिलेबस मेकर। ओके, तो कौन कौन सी है, पहले हम लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हम लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है आपको मालूम है, ठीक है ना। अभी अपन ने निकाली है अपने ये 159 और 0.3। तो एटमॉस्फेरिक एयर कितना कंसंट्रेशन बता रखा है बेटा, दैट इज 159 mmHg। क्लियर, ये आपको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दे रखा है 0.3 mmHg। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, एटमॉस्फेरिक एयर का निकाला। अब ये एयर कहां जाएगी,
आपके लंग्स के अंदर, और सबसे पहले किसके पास जाएगी, एल्वुलाई के पास में। तो हम नेक्स्ट पैरामीटर क्या लेंगे, एल्वुलर एयर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप लोगे एल्वुलर एयर, ठीक है ना। अब आप देखो जब ये एल्वुलाई के पास में गई, ठीक है ना, ये एयर 159 की इस एल्वुलाई के पास में गई, इसके अंदर तो ऑलरेडी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एक्सचेंज में अब पार्ट नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही फ्रेश एयर उसके अंदर जाएगी, सपोज करो ये फ्रेश एयर है, ये ब्लैक वाली एयर कौन सी है, पहले की, ये आ गई फ्रेश एयर, तो दोनों मिक्स होंगी, ठीक है ना। ये दोनों क्या हुई आपस में मिक्स। तो नंबर ऑफ कंपोजिशन जो था थोड़ा बहुत फाउल एयर का क्या हो गया, इसके अंदर मिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वुलाई में जाते ही क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों हो रही है चेंज, कारण क्या है, ये एल्वुलाई जो पहले से उसके अंदर कौन सी स्पेस में क्या, कौन सा फ्लूइड, कौन सी एयर भरी हुई है, दैट इज द डेड स्पेस। हम इसको डेड स्पेस भी कहते हैं, ठीक है ना। आप इसको रेजिडुअल वॉल्यूम करके आपने पढ़ा होगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर है 1100 से 1200, वो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इस गैस का इस एल्वुलाई के अंदर भरा हुआ है, जो इसके अंदर है। जब वो जैसे ही फ्रेश एयर इसके अंदर आती है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स। जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या होगा, ये जो आपको 159 नजर आ रहा है, इसका जो है पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस का क्या हो जाएगा, फर्दर डिक्रीज। तो नेक्स्ट अपन लेंगे दैट इज एल्वुलर एयर के बाद में अपन दूसरा वाला ले रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी, एल्वुलर एयर के अंदर ये वाली एयर 159 के साथ में मिक्स हो गई, जो हाई कंसंट्रेशन थी 159 वो रह गई 104, ठीक है। अब CO2 इसके अंदर ज्यादा होगी, ठीक है ना, भाई डेड स्पेस है, एक्सचेंज करने के बाद तो CO2 ही पड़ी होगी। CO2 इसके अंदर मिक्स हो गई। अब CO2 की कंसंट्रेशन हो गई है इंक्रीज, दैट इज 40। ये डिफरेंस समझ में आया आपको। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जब आपने ऑक्सीजन ली वो कितनी थी, 159, अब वो 159 से कितनी कम हो गई, दैट इज 104, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 104 mmHg, और ये CO2 जो ज्यादा थी, जो 0.3 से क्या हो गई है, इंक्रीज, दैट इज 40 mmHg। अब ये जो एल्वुलर एयर है ये किसके पास जाएगी, ये जाएगी आपके पल्मोनरी वीन से हार्ट के पास में, और हार्ट से ये बॉडी के अंदर जाएगी। यानी कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर मूवमेंट करेगा वाया आर्टरीज, सिस्टमिक आर्टरीज, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। ये ब्लड एल्वुलाई से एक्सचेंज होगा, कहां पर, ये ब्लड जाएगा, किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, इसमें आर्टरी से जाएगा, और वेन से होते हुए किसके अंदर आ जाएगा, आपके हार्ट में, ठीक है। और हार्ट से आर्टरी से होते हुए जाएगा किसमें, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए। तो जब ये एल्वुलाई से हार्ट के पास में जा रहा है तब तक क्या होगा, बीच में जो CO2 मिलेगी उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा, थोड़ा सा और डिक्रीज होगा। आई इतनी थी, एल्वुलाई में रह गई इतनी, टिश्यू के पास कितनी पहुंचेगी, दैट इज 95 mmHg। ये देखिए आप, ये सप्लाई ऐसे हो रही है, ठीक है ना। यानी कि अब जो आपका ऑक्सीजन जब टिश्यू को मिलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होगा, 95 mmHg। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ये कितना है, 95। अब आप देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर यहाँ ही CO2 सबसे ज्यादा एल्वुलाई के अंदर मिक्स हो गई थी, ज्यादा एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। आप इसको भी कितना रखेंगे, 40 mmHg। तो CO2 के अंदर तो ज्यादा आपकी ग्रोथ हुई नहीं है, लेकिन आप ये देखिए थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या हो गया है, अभी भी डिक्रीज। अब हम लेंगे सबसे पहले, ये टिश्यू के पास पहुंच रहा है, और टिश्यू के पास क्या है बेटा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब टिश्यू क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो सबसे पहले हम टिश्यू के पास पहुंचते हैं कि टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। तो टिश्यू के अंदर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो 95 थी ये कौन ले लेगा, टिश्यू। टिश्यू उसमें क्या डाल देगा, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक्सचेंज अब कहां होता है, मेनली एक्सचेंज होता है आपका टिश्यू के अंदर। अब इसका कंपोजिशन देखिए आप, इसका कंपोजिशन जो है वो कितना हो जाएगा, टिश्यू ने ले ली,
ठीक है। और टिश्यू के पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी बच गई 46, 45। एनसीईआरटी का डाटा 45 है, कुछ बुक्स में आपको 46 भी मिला होगा। तो 40 mmHg क्या हुआ, एक्सचेंज करने के बाद, यानी कि ऑक्सीजन पूरी डोनेट दे रहा है, डोनेट कर रहा है कौन, टिश्यू को, लेकिन टिश्यू ने सिर्फ कितनी ली 40। समझ रहे हो मेरी बात, अभी भी वो कितनी ले रहा है 40 ही ले रहा है। तो दैट इज 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि टिश्यू ने रिलीज कर दी है, और किस में आ जाएगी, वो ब्लड के अंदर आ जाएगी, एक्सचेंज होगा, वो भी कितना हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो mmHg। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि पूरी ऑक्सीजन दे दो, लेकिन टिश्यू उसमें से ले कितनी रहा है 40, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नियर द टिश्यू इज 40। क्लियर है ये बात, ओके। अब हम इसको आगे देखते हैं, टिश्यू के बाद में ब्लड कैसा हो जाएगा, अब आपका ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड क्या हो गया है अब डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसके अंदर कौन ऐड हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसका कंपोजिशन कैसा होगा, तो प्लीज ध्यान रखें, जो टिश्यू में ब्लड फॉर्म हुआ था वही तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड किसके अंदर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसमें आ जाएगा, सॉरी आपके वेन्स के थ्रू किसमें आ जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर किसके पास पहुंच जाएगा, हार्ट के पास में। तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड का कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम, जो टिश्यू में था वही तो क्या होगा डीऑक्सीडेटेड, क्योंकि एक्सचेंज कहां हो रहा है, एक्सचेंज कहां होगा, ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू के बीच में हो चुका है। अब जो ब्लड बचा है ये वाला, यही तो ब्लड आगे फ्लो करके किसके पास जा रहा है, आपके हार्ट के पास में, वीनस सिस्टम के थ्रू, वीन्स उसको लेंगे और फिर वहां से कहां पहुंचा देंगे उसको, एल्वुलाई के अंदर। तो यहां पर ये रिमेन क्या रहेगा, सेम। तो प्लीज ध्यान रखें इस चीज का, 40 mmHg क्या रह रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और 45 mmHg क्या रह रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर आप देखते हो कि जब एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जब गैसेस आई तो उसमें हमारी ऑक्सीजन कितनी थी 159 mmHg किसके पास पहुंची, एल्वुलाई के पास में। एल्वुलाई के पास में पहले ही डेड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फाउल एयर के साथ में आपकी एयर क्या हो गई, मिक्स। जब वो मिक्स हो गई तो थोड़ा सा हमारा एयर का जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन था वो चेंज हुआ, 159 से कितना मरकरी रह गया, 104 मरकरी mmHg हमारा किसका रह गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये आगे जाके किसके पास जाएंगी, आगे फर्दर ये मूव करेंगी किससे, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू। तो जब वो मूव कर रही है हार्ट से बॉडी के अंदर आना शुरू होंगी, तब उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 95। यहाँ पर फर्दर क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन जब ये टिश्यू को देंगी तो टिश्यू सिर्फ इसमें से 40 ले पाया है, अभी भी 45 बाकी है। तो कभी भी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म नहीं होती, किसमें से, ब्लड में से। 95 में से सिर्फ 40 लिया है टिश्यू ने, ठीक है ना, और वापस कितना भेज दिया डीऑक्सीजन ब्लड के अंदर, दैट इज 40। तो प्लीज ध्यान रखें, कभी भी ऑक्सीजन पूरी खत्म नहीं होगी हमारे डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर। रीजन आपको सिर्फ पहले से ही क्लियर करा दिया गया है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा हाईली सॉल्युबल गैस कौन सी है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन इज स्लाइटली और इनसॉल्युबल इन वाटर और प्लाज्मा। अब आप देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी थी एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में थी ये 0.04%, ठीक है। तो कितना पार्शियल प्रेशर बना, 0.3 का। 0.3 का पार्शियल प्रेशर जब एल्वुलाई से मिला तो यहाँ पर तो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो इसके साथ मिक्स होकर कितनी बन गई 40। ये किसके पास में पहुंचेगी, ऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर भी 40 mm, यानी कि जो ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीडेटेड हो चुका है उसके पास में भी CO2 रहेगी, उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 40, बिकॉज CO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर और प्लाज्मा। जब टिश्यू के अंदर जाएगा तो टिश्यू क्या करेगा, रिलीज करेगा CO2 को, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो है क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को डोनेट कर देगा, किसको, दैट इज टिश्यू के पास में बाहर वाले ब्लड को, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को। कितना हो गया 45। तो 45 mmHg किसके पास में है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यू के पास में। तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड और टिश्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ये दोनों ही क्या होंगे बेटा, सेम, क्योंकि यहीं से ब्लड निकल के कहां जा रहा है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, हार्ट के अंदर। तो इन दोनों पैरामीटर को आप एक साथ याद कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर हम डायग्रामेटिकली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है उसको करेंगे कि भाई हार्ट के पास कैसे गया, टिश्यू के पास कैसे गया। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आप इसका अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। ओके, कम। यस, नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाया डायग्राम। हम कर चुके हैं वैसे उसको, लेकिन डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे, दिस इज व्हाट, एल्वुलाई, ठीक है ना। अब आप देखिए बाहर जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या था, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो हम उसकी पहले सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको ले लेते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर मींस प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 mmHg। अब ये जो है एयर, फ्रेश एयर पर्सन क्या करेगा, इनहेल करेगा, ठीक है ना। इनहेलेशन, इनहेलेशन के अंदर अब इस एल्वुलाई के पास में भी क्या पड़ी है, अपनी खुद की डेड एयर स्पेस, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इस एल्वुलाई के अंदर भी है, क्योंकि एल्वुलाई कभी भी एम्प्टी नहीं होती। तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है इसके अंदर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं इसको रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके, और आप इसको कह सकते हो एक और नाम से, दैट इज डेड एयर स्पेस। हम इसको डेड एयर स्पेस भी कह सकते हैं। अब आप देखिए जब ये इनहेलेशन करेगा तो इनहेलेशन करने के बाद में जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट है वो भी क्या होगी, इसके साथ में मिक्स होगी, फाउल एयर फ्रेश एयर के साथ में मिक्स होगी। तो कितना पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बनेगा, दैट इज PO2 इज 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स 40 mmHg। अब आप देखिए ये 0.03 था, अब ये इंक्रीज होके कितना हो गया, 40, ठीक है, और ये 159 था, ये डिक्रीज होके कितना हो गया, 104। ओके, सो ये जो पार्शियल प्रेशर है जैसे ही एटमॉस्फेयर से आया एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई में क्या हो रहा है, ये दैट इज डिक्रीज। अब आप देखिए यहां से अपना जो है क्या कहते हैं, अपन ले लेंगे सबसे पहले अपना हार्ट, ठीक है ना। ओके बेटा, दिस इज व्हाट, हार्ट। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4। एक हम लेंगे हार्ट, दूसरा हम ले लेते हैं बेटा टिश्यू। दिस इज व्हाट, टिश्यू। ये हमारी बॉडी के क्या है, टिश्यू, ठीक है। अब आप देखो यहां से पल्मोनरी एरोटा निकलेगा, ये कौन सा है, दिस वन इज राइट ऑरिकल, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। अब राइट वेंट्रिकल से क्या आता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। अब हम इसको थोड़ा सा ग्रीन पेन से बता देते हैं, क्योंकि डीऑक्सीडेटेड ब्लड है तो ऑब्वियसली ये रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। ये यहां पर आएगा। अब ये यहां पर आने के बाद में ये इधर हो गया, यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज, ये किसमें मिक्स हो जाएगा वापस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रेड पेन से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होने के बाद में ये ब्लड क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड, और ये पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, ये कौन सी वीन्स है बेटा, पल्मोनरी वीन्स। आपको मालूम होगा ये इकलौती वीन्स है जो कैरी करती हैं कौन से वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। तो ये वाला ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ये क्या है, दिस वन इज व्हाट, दिस इज पल्मोनरी एरोटा या पल्मोनरी आर्टरी आप इसको कह सकते हो, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। अब आप देखिए राइट वेंट्रिकल जो है वो जा रहा है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके, ये जा रहा है, ये गया ब्लड, ये गया, ये गया, यहां पर मिला उसको कौन,
एल्वुलाई। लंग्स के अंदर कौन मिलेंगे? एल्वुलाई। एल्वुलाई के अंदर क्या होगा? एक्सचेंज। ये जो एक्सचेंज होगा, फर्स्ट टाइम जो एक्सचेंज होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी, इसको हम ब्लैक से ले लेते हैं, चलो ऑक्सीजन रेड से लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो किसके अंदर आ गई? आपके ब्लड में। और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चलेगी? आपके एल्वुलाई के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। इस वाले एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं बेटा? दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज व्हाट, ये जो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हुआ है? ये एल्वुलाई एंड पल्मोनरी, दैट इज आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी और एल्वुलाई के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज, क्या किस नाम से बुलाते हैं इसको हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है ये बात? हाँ जी, ओके। सो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। जब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? यहां से ब्लड कैसा हो गया बेटा अपना? ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है आपका? दैट इज डॉर्सल एरोटा। और ये डॉर्सल एरोटा जो है ये आया यहां से, ठीक है ना, बाइफरकेट करेगा इस तरह से। डॉर्सल एरोटा क्या कैरी कर रहा है बेटा? दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, तो इसने क्या कैरी कर लिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप देखिए इस पूरे के अंदर जो, इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमिक आर्टरी। इसको हम क्या कह सकते हैं? सिस्टमिक आर्टरी। जो भी आर्टरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाती है, दैट आर्टरी इज नोन एज विच आर्टरी? सिस्टमिक आर्टरी। तो सिस्टमिक आर्टरी से ब्लड जो है ऑक्सीडेटेड होगा, हो चुका है यहाँ पर ही। अब इसके अंदर कितना एक्सचेंज हुआ? एक्सचेंज हुआ, तब यहाँ पर ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीडेटेड ब्लड का अगर आप लिखते हो पार्शियल प्रेशर, सो दैट बिकम PO2 कितना हो जाएगा? 95। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? दैट इज 40। क्लियर? तो 40 mmHg अपना क्या है? CO2 का पार्शियल प्रेशर, और 95 mmHg क्या है अपना? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, जब एक्सचेंज हुआ तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आई वो ये। अब आप देखिए ये ब्लड आगे जाएगा, आगे जाके इसको कौन मिला? टिश्यू। ठीक है ना, अब इस टिश्यू के साथ में और इसके साथ में क्या होगा? एक्सचेंज। CO2 की जो है कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? दैट इज इन टिश्यू। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? इस सिस्टमिक आर्टरी के अंदर। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सबसे पहले कौन आ गई आपकी? ऑक्सीजन। कहां आ जाएगी? टिश्यू के पास में। क्योंकि टिश्यू के अंदर जो आप देखेंगे पार्शियल, अगर हम इस टिश्यू को लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? दैट इज 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 45। ऑब्वियसली टिश्यू है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहां पर है, तो कितना होगा? दैट इज 45 mmHg। अब आप देखिए यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 40 है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनी, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन किसके पास में आ गई? टिश्यू के पास में, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास आ गई? दैट इज इन ब्लड। अब आपका ब्लड तो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? वापस हार्ट के अंदर जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा आपके कौन से सिस्टम के थ्रू? वीनस सिस्टम के थ्रू। तो यहां पर क्या हो गया? दैट इज वीन कह दो या वेना केवा कह देते हैं। तो लोअर साइड से जो लेके जाती हैं क्या कहते हैं? वीनस सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? इंफीरियर वीना केवा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वेना केवा। और इसके अंदर कैसा ब्लड है बेटा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कंपोजिशन जो अपन ने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर, इसके पहले वाली स्लाइड के अंदर, वो कितना है? दैट इज PO2 कितना आ जाएगा? 40 mmHg।
Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, दैट इज 45 mmHg। अब आप देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग। क्लियर? हीमोग्लोबिन CO2 को लेके जाएगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, यहाँ पर अनलोड कर देगा। तो टिश्यू के अंदर हमेशा ध्यान रखना, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन अनलोड हो रहा है क्योंकि ये किसके पास रहेगा, टिश्यू के पास में, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, लोडिंग। लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। कहां पर हुआ बेटा, ये हुआ किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। अब आप देखिए जो पार्शियल प्रेशर आपने उस टेबल के अंदर लिखा था किसका, डीऑक्सीडेटेड ब्लड का, और जो पार्शियल प्रेशर आपने टिश्यू का लिखा था, दोनों क्या है यहाँ पर सेम। क्लियर? तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां बनेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां बनेगा। जहां जहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा वहीं क्या होगा, एक्सचेंज। तो इस तरह से एल्वुलाई की एयर आपके किसके अंदर आ गई है, दैट इज इन हार्ट, और हार्ट के अंदर वो क्या हो गया है, ब्लड ऑक्सीडेटेड, और ऑक्सीडेटेड ब्लड किसके पास पहुंचा, टिश्यू के पास में। टिश्यू के पास में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज होने के बाद में डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वापस किसके अंदर आ गया, राइट ऑरिकल के अंदर विद वेना केवा, और फिर ये किसके अंदर आ जाएगा, दैट इज इन राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहां पर पहुंच जाएगा, वापस एक्सचेंज होने के लिए लंग्स के पास में। तो दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक अपना होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस इन आवर बॉडी। ओके बेटा, आई होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और डाउट क्लास के अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, सी यू।